Now I would like to request Balanandini ma'am to have a speech. Dear brothers and sisters, I am here standing in a Chhatrapati Shivaji Maharaj land. I am very proud of here. I would like to share some information regards our issues. Chhatrapati Shivaji Maharaj is undoubtedly the best diplomat and statics of all times in India. He was the greatest force behind joining all the Maratha race into an invincible force against all his enemies. His diplomacy skills are quite famous because of his negotiation tactics and critical thinking against his enemies. Though he was a devoted Hindu of strict religious belief, he always respected others' faith and beliefs, just like Chola's empire. In South, he was the pioneer in setting up navy for defending his homeland from his enemies that threatened his kingdom via sea. Just like Chhatrapati Shivaji Maharaj, India must be a strongly diplomatic and statics in handling the enemies. India has built themselves a strong navy, yet the coastal line is quite long, and defending the whole of Indian Ocean would be a difficult task for India. Added now, there is an advantage for India to easily tackle the enemies at south by the formation of Tamil Eelam. Eelam Tamils have been a strong force in defending enemies in the sea because they have a long history of fighting in the sea. Though the formation of Tamil Eelam will help in India enormous way to cut down the national security threats via south. Tamil Eelam is not a new concept as we are thinking. It has existed before 18th century, and after the colonization by British, Tamil Eelam collapsed and later Sri Lanka was formed. Now, I would like to ask our brothers and sisters in Maharashtra try to help us to formation our Tamil Eelam for the Indian national threat. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, ma'am. अभी हम सब ने बालानंदी मैम का स्पीच सुना। अभी इसके बाद में मैं महेश पाटिल आप लोगों को प्रभु श्री राम और उनका भारत के साथ साथ श्रीलंका के साथ जो नाता है उसके बारे में थोड़ी बातें बताऊंगा। कुछ रोचक बातें हैं जो हम लोगों ने ज़्यादातर नहीं सुनी होंगी। अभी तक हम लोग जो है भारत में श्री राम का जो भी विचरण हुआ है उसके बारे में ही जानते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जो है पूरे विश्व में छाए हुए हैं। तो उनकी एक प्रार्थना से मैं शुरू करना चाहूँगा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम।
लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आज से 10,000 साल पहले भारत और श्रीलंका ये एक ही भूभाग के हिस्से थे। किसी एक नैसर्गिक आपदा की वजह से इन दोनों में एक 18 किलोमीटर की दूरी निर्माण हुई, जिसे आज हम पाल्गधोनी के नाम से जानते हैं। और ये 18 किलोमीटर की जो दूरी है, इसी को प्रभु ने राम सेतु बांधकर पार किया था। जब प्रभु राम यहाँ से चले थे वानर सेना के साथ सीता माता की खोज में, तो भारत की आखिरी छोर में उन्हें रामेश्वरम पड़ा था। ये रामेश्वरम जो है, वहीं पे श्री रामनाथ स्वामी का मंदिर है। तो अपनी युद्ध की ये जो पूरी सेना है, उसे ले जाने से पहले प्रभु ने इसी रामेश्वरम में शिव पूजा की थी, और ये शिव पूजा के बाद ही उन्होंने अपनी युद्ध यात्रा प्रारंभ की थी। जब ही ये इतनी विशाल वानर सेना लेकर वो श्रीलंका पहुँचे, तो श्रीलंका का उत्तरी भाग जो है, उत्तरी श्रीलंका, जिसे आज हम जाफना के नाम से जानते हैं, ये जाफना में अपने बहुत सारे तमिल बंधु जो है उस वक्त भी थे, और उन्होंने प्रभु श्री राम का बहुत जोर शोर से स्वागत किया था। फिर वो उन्हें मन्नार लेके गए। मन्नार में एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, थिरुकेथेश्वरम। वहाँ पे प्रभु ने, जब उन्होंने जाना कि रावण तो परम भक्त है शिव के, तो उन्होंने कहा रावण को जीतना है तो शिव का आशीर्वाद तो हमें लेना ही होगा। इसीलिए प्रभु ने शिव की पूजा वहाँ पे की थी, उनकी आराधना की थी, उनसे शक्ति मांगी थी, और वही वो जगह है जिसे थिरुकेतेश्वरम के रूप में जाना जाता है। ये सारी वानर सेना लेकर जब वो चल रहे थे, तो इतनी विशाल वानर सेना के लिए पानी का स्रोत कहाँ से लाए? तो ये पानी की स्रोत की खोज में जो है ना, बार बार उन्हें रुकना पड़ रहा था। तो वानर सेना की ये समस्या जानकर प्रभु ने अपना रामबाण चलाया, और अपने रामबाण से वहाँ की भूमि जो है वो छेद दी। उस छेदी हुई भूमि से जब बाण को निकाला गया, तो वहाँ पे पानी का, मीठे पानी का निर्झर जो है वो उत्पन्न हुआ, और उसी पानी से पूरी वानर सेना तथा वहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी प्यास बुझाई गई, और उन्हें वो कायम स्वरूपी जल स्रोत जो है वो मिला। उस जल स्रोत का नाम है विल्लुनरी। शायद आप लोगों ने ये कभी सुना नहीं होगा। और ऐसे ही एक जल स्रोत के बारे में बताना चाहूँगा। जब माता सीता को लेके प्रभु श्री राम लौट रहे थे, तो ये समुद्र के बीच में जब वो एक टापू के पास आए, एक बेट के पास आए, तो तभी सीता माता को पानी की वजह से परेशान होता देख प्रभु ने ये जान लिया कि यहाँ पे मीठे पानी की या पानी पीने योग्य पानी की जो है बहुत आवश्यकता है। प्रभु ने उस वक्त जल देवता का स्मरण किया और अपने रामबाण से समुद्र के बीचों बीच जो है अपना रामबाण चलाया, और उसी समुद्र भूमि में से जब वो रामबाण निकाला गया, तो एक मीठे पानी का बहुत बड़ा फव्वारा जो है वहाँ पे उत्पन्न हुआ। आज भी ये मन्नार स्थित फव्वारा जो है हम लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये फव्वारा जो है, इसे विलुंडी तीर्थम के नाम से जाना जाता है। और ये विलुंडी तीर्थम जो है पूरे विश्व के जो 64 तीर्थ है उसमें से एक महान तीर्थ के रूप में आज प्रसिद्ध है। ये इसी की तरह जो है त्रिंकोमाली है, फिर थिरुकेतेश्वरम तो आपको पता ही है। उसके साथ साथ और एक रोचक कथा है। जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे और हनुमान जी ने हिमालय से एक पर्वत उठा के लाए थे, संजीवनी बूटी या दिव्य वनौषधि जो है वो लेके वो जब आए थे, तो आते वक्त कुछ वो चट्टान के टुकड़े जो हैं वो थल्लाड़ी वनक्षेत्र में गिरे थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो वनौषधि, जो दिव्यौषधि हमें हिमालय में मिलती है, वैसी की वैसी वनौषधि हम लोग ये थिल्लाड़ी वनक्षेत्र में भी पा सकते हैं।
ये पृथ्वी का चमत्कार है, ये प्रभु की लीला है, ये प्रभु श्री राम का चमत्कार है, जिसके वजह से हिमालय में जो वनौषधि है वो आज हमें थल्लाड़ी वन क्षेत्र में भी मिलती है। तो इसी तरह के से जो है प्रभु ने सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। और ये श्रीलंका जो है ये हम लोगों से अलग नहीं है, हमारी भूमि का एक हिस्सा था जो किसी कारणवश हमसे दूर चला गया, लेकिन आज भी हमारे हिंदू तमिल बांधव वहाँ पे रहते हैं और उन्हीं की मदद से अभी आज का अपना जो अभियान है, जैसे कि अपना समुद्री सीमा है, उसकी रक्षा के लिए हम लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए अपनी मदद कौन कर सकता है, तो यही हमारे तमिल बंधु जो हैं ये हमारी मदद कर सकते हैं। और इसी वजह से आज का ये परिसंवाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे आयोजित किया है। अभी यहाँ ये सारा परिसंवाद और ये सब रखने की वजह ये है कि जैसे कि मैंने आपको कुछ 4-5 ही मंदिरों के नाम सुनाए, उनके बारे में बताया, लेकिन ऐसे सैकड़ों हज़ारों मंदिर हमारे श्रीलंका में भी है। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि चाइना से मिलकर वहाँ के सिंघली लोग जो है हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं और उन मंदिरों की जगह पे बुद्ध विहार का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारी भूमि, हमारा मंदिर, इसे तोड़कर जो बुद्ध विहार बनाया जा रहा है, अगर उसको हम लोगों ने अभी रोका नहीं तो हमारी जो ये पुरातन धरोहर है हम उसे खो बैठेंगे। और ये करने में, ये हमारी धरोहर बचाने में, ये हमारी भूमि बचाने में, हमारे प्रभु के पदचिन्ह बचाने में अगर हमें कोई मदद कर सकता है तो यही हमारे तमिल बंधु हैं जो हमारी इस योजना में मदद कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग सब एक साथ मिलकर, हमारे श्रीलंकन बंधु तथा हमारे भारतीय बंधु एक साथ मिलकर प्रभु श्री राम का जयकारा लगाए। बोलो प्रभु श्री राम की, बोलो प्रभु श्री राम की, बोलो प्रभु श्री राम की। धन्यवाद। अभी हमारे हिंदू युवा प्रेरणा के अध्यक्ष श्री हरिहरन जी को मैं विनंती करूंगा कि वो ये चीन और पाकिस्तान की जो गतिविधियां यहाँ पे चल रही है उसके बारे में आप लोगों को आगाह करें। धन्यवाद। मेरे समस्त हिंदू भाई बहनों को इस तृतीय अंतर्राष्ट्रीय महापरिषद में दिल से स्वागत करता हूं। जय श्री राम। भारत की समुद्री सीमा लगभग 7,516 किलोमीटर है और लैंड बॉर्डर जो है वो 15,100 किलोमीटर्स है। तो ये जो बॉर्डर्स है टोटल 7 देश के साथ जुड़ा जाता है कि बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर्स, चाइना 3,488 किलोमीटर्स, 1962 के पहले 4,056 किलोमीटर्स था, पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर्स, नेपाल 1,751 किलोमीटर्स, म्यांमार 1,653 किलोमीटर्स, भूटान 699 किलोमीटर्स, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये दुनिया की पहली समुद्री साम्राज्य था। 10वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक लगभग 400 वर्षों तक चोल व्यापारिक और चोल महाराजाओं, उन लोग का कंपनियां था, उन लोग का समुद्र की तरफ से उनका दक्षिण और दक्षिण पूर्व भारत का प्रशांत समुद्र पर हावी रही थी। इसको एशियाई देश और अरब सागर बोलता था। आज श्रीलंका में अम्बनतोटा में चाइना ने बंदरगाह बनाया गया है, म्यांमार में कोको आइलैंड्स पर एक बंदरगाह बनाया गया है, पाकिस्तान में गवदार में एक बंदरगाह बनाया गया है। इस तरफ भारत देश में है, यहाँ पूर्व की अरबिक सागर और पश्चिम बंगाल की खाड़ी को छोड़ती है। यहाँ पे जो पार्क स्ट्रेट जो है उसको रक्षा करने का काम हमारा है। इस दिन जब अन्य धर्मों को अनुयायी की आबादी अपने अपने देशों को इकट्ठा होती है और उस क्षेत्र को विभाजित करने के लिए जब करती है जहाँ वो बहुसंख्यक है, हम जो पूछ रहे हैं कि वह यहाँ की 2 अलग अलग राष्ट्रवादों, तीसरे ब्रिटिश या यूरोप ने आए थे, एक साजिश है 2 अलग राष्ट्र को आज़ाद का नाम पर एक देश बनाने के लिए, और उस दिन भारत के खिलाफ अंग्रेजों की साजिश था और ये पहले था।
इन्होंने संयुक्त भारत को उत्तर में दो भागों से विभाजित कर दिया है। एक था पाकिस्तान और दूसरा था भारत। जो दक्षिण से दो राष्ट्रीयताओं को छोड़ता था, ये भारत के लाभ के लिए नहीं किया गया है। प्राचीन काल में विकसित सबसे प्रकृष्ट समृद्धि मार्गों में एक इस तरफ के मजबूत समृद्धि मार्ग ने चालों ने अखंड भारत को पतन से बचाने से मदद की। ईलम युद्ध के दौरान श्रीलंका का बहुसैन्यक हिंदू तमिलों के नरसंहार के बाद चीन ने हिंदू महासागर को नियंत्रित करने के लिए इस समुद्री मार्ग पर कब्जा कर लिया है। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। समृद्धि मार्गों को छोड़ने के लिए चीन अभी केन्या के लाम बंदरगाह, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका में हम्बनतोटा बंदरगाह, म्यांमार में कोको आइलैंड समूह ने अपना नौसैनिक अड्डा विकसित कर रहा है। चीन को हिंदू महासागर पर कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम हिंदू महासागर ने अपने समुद्री व्यापार मांगों को नियंत्रित करने के लिए बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा है। श्रीलंका के तटीय क्षेत्र को 2/3 ईलम तमिल भाषा है। सांस्कृतिक और भाषाई रूप से ईलम तमिल भारत से अधिक जुड़े हुए हैं। इसलिए चीन ने साथ साथ पश्चिमी देश ने श्रीलंका के भारत की शक्ति को कम करने के लिए ईलम तमिल को नरसंहार को समर्थन किया है। चीनी हिंदी महासागर पर हावी है, एक हिस्सा है के रूप में नियंत्रित कर रहा है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों से मुस्लिम वर्चस्व बनाने के लिए हिंदू तमिलों को नरसंहार का समर्थन किया है। पाकिस्तान श्रीलंका और एक मुस्लिम देश बनाने का कोशिश कर रहा है। उन्होंने पहले इसका नाम किर्गिस्तान रखा है। भारत के दक्षिणी हिस्से में करीबी इस तरह के इस्लामिक राज्य को गठन में आतंकवादियों को तटीय क्षेत्रों से भारत में घुसपैठ करने की आसानी होगी। तमिल ईलम का गठन भारत के लिए हिंदू महासागर में दुश्मनों को रक्षा करने के लिए एकमात्र संभावित समाधान है। यदि आप छवि का निरीक्षण करते हो तो पीला जोन श्रीलंका के पूर्व में सिंगली बस्ती का प्रतिनिधित्व करता है। वो आपका जो बुक है उसके अंदर जो मैप है उसमें है। लाल तमिल बस्तियों को दर्शाता है और हरा मुस्लिम बस्ती को दर्शाता है। इसको अलावा आप श्रीलंका के पश्चिम के हरे बिखर हुए डॉट्स पर पा सकते हैं जो मुस्लिम बस्तियों को फैलाने को संकेत देता है और पश्चिमी तट पर क्षेत्रों को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मुख्य रूप से पुट्टालम के आसपास जो भारत का तटीय क्षेत्र में करीब है, ये क्षेत्रों में मुस्लिम प्रभुत्व भारतवा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ गठबंधन करने वाला चीन भारत के तटीय सीमाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय सेना को दक्षिण से भारत में प्रवेश करने वाला दुश्मनों को बचाव करना है तो भारत को सैन्य बजट आसमान छू जाएगा और उसका पूरा देश में और भी बड़ा आर्थिक तनाव पैदा हो जाएगा, क्योंकि भारत की तटीय सीमाओं उत्तरी सीमाओं में अधिक लंबी है। इसलिए श्रीलंका में हिंदी तमिलों के समर्थन के बिना दक्षिण को सुरक्षित करना भारत के लिए एक असंभव कार्य होगा। ब्रिटिश उपनिवेशन के दौरान उन्होंने 3 राज्यों को श्रीलंका में विलय किया है, जिन्होंने सिंगली और तमिल के बीच में अधिक तनाव पैदा हो गया। एक बार जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो सिंगली ने वो पूरा द्वीप को अपने लिए रखने के लिए द्वीप से तमिलों को हटाना शुरू कर दिया। लेकिन ईलम तमिल वे लोग हैं जो सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से भारत के साथ जुड़े हुए हैं। सिंगली ने हमेशा अपना राजनीतिक नीतियों में एक भारतीय विरोधी रुख प्रदर्शित किया है। सिंगली सरकार ने चीनी सरकार के साथ कभी व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसने चीन के हम्बनतोटा बंदरगाह में 99 साल के पट्टे से ही श्रीलंका के एक मजबूत आधार दिया हुआ है। ये संबंध अंततः हिंदू महासागर पर बड़े नियंत्रण वाला चीन में समाप्त हो जाएगा। जब भारत विश्व की महाशक्ति बन जाएगा तो निश्चित है कि विश्व के लोगों के पर दूसरा देश की आक्रामकता कम हो जाएगी। यदि दुनिया में 130 से अधिक देशों को भाग्य का फैसला संयुक्त राष्ट्र के सदस्य खाली 5 या 6 देशों कर किया जाता है, वो अपनी वेटो पावर को उपयोग करने लोग को दबाने के लिए करते हैं, तो इस दुनिया के अन्य देशों में रहने वाला आम लोग पर स्थिति पर विचार करें। वोटो शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप में वीटो पावर पर भारी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भारत के पास उपरोक्त देशों को तुलना में एक परंपरा, इतिहास और निष्ठता हो नहीं है। भारत में तमिल भाषा है जो दुनिया की सबसे पुराना भाषाओं में एक है। भारतीय उपमहाद्वीप से उपयुक्त देश में अंतिम मनुष्य के रहने के पुरातनिक ऐतिहासिक प्रमाण है। अपर्याप्त देशों में चीन में अब तक प्रारंभिक मानव के रहने का पुरातात्विक साक्ष्य लगभग 60,000 वर्ष पुराना है और भारतीय उपमहाद्वीप के मानव के रहने का पुरातात्विक
आनुवंशिक प्रमाण लगभग 70,000 वर्ष पुराना है। हमें इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं और भारत और श्रीलंका को 70,000 साल पहले एक दूसरे के सटे हुए थे। इसके अलावा भारत दुनिया के दूसरा अधिक आबादी वाला देश है, दूसरी और सबसे बड़ा व्यापार बाजार, एक साथ रहने वाला बहुराष्ट्रीय नस्लों की संस्कृत आबादी वाला देश और लगभग 7,500 किलोमीटर महत्वपूर्ण समुद्र के साथ एक उपमहाद्वीप दुनिया के समुद्री व्यापार को चलाने के लिए आवश्यक तक स्थान। भारत में आसपास रहने वाला भारतीय और अन्य राष्ट्र आसियान को ले भारत के महत्व को, इस तथ्य को समझना चाहिए कि दुनिया में रहने का योग्य भूमि का 7 महाद्वीपों में विभाजित करने वाला व्यक्ति ने भारत को एक उपमहाद्वीप का रूप में विभाजित किया है। दुनिया के महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका और अफ्रीका शामिल है। इनमें एक प्रत्येक महाद्वीप में विभिन्न देश शामिल है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप कई अलग अलग राष्ट्रीयताओं का घर है, इतिहास में एक निरंतर सांस्कृतिक आबादी है और दुनिया के सबसे पुराना भाषा में तमिल एक है। इसने चालों की ऐतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्यों को भी अपने भीतर दफन कर लिया है, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़ा विदेशी साम्राज्य बनाया है। यदि आप ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उपयुक्त महाद्वीपों में एक अलग महाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप की तुलना में हमको प्रभाव कम है, क्योंकि हिंदू महासागर से विश्व व्यापार की मार्ग पर काफी दूरी तय करने वाला भारत आज तक विश्व के सभी देशों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बना हुआ है। ये बहुत ही पीड़ादायक तथ्य है कि 12वीं शब्दों ईस्वी के बाद भारतीयों ने भारत की मान्यता और भारतीय उपमहाद्वीप के वैश्विक महत्व को समझने के लिए अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ाया। आज भारत को अपने पिछली ऐतिहासिक गलतियों से सुधारने का अवसर मिला और वो भारत उपमहाद्वीप के महत्व को समझाना चाहिए और अपनी आवाज को जोर से और मजबूती से उठाना चाहिए। अगर ऐसा किया तो भारतीय उपमहाद्वीप निश्चित रूप में दुनिया में एक बड़ी शक्ति रूप में उभरेगा। जब भारत विश्व की महाशक्ति बन जाएगा तो निश्चय की विश्व के लोगों पर, दूसरों देशों पर आक्रामकता कम हो जाएगी। यदि दुनिया में 130 से अधिक देशों के भाग्य फैसला संयुक्त सदस्य देशों द्वारा किया जाता है, अपना ब्रिटिश शक्ति उपयोग करता है, तो ये दुनिया में तो विचार करे। इसके अलावा भारत दुनिया के सबसे बड़ा अधिकारी वाला देश है, दूसरी और सबसे बड़ा व्यापार बाजार। मेरा सरकारी अधिकारियों से विनम्र निवेदन है, कृपया इतिहास पढ़िए। तमिलों को अंतिम राजा कौन था, उसको कहाँ फांसी दिया था? उत्तर भारत में। इसलिए अगर भारत हमारा तमिल इलम के लोग के लिए जिम्मेदार नहीं है तो हम भी ईसाई और इस्लाम में परिवर्तन होना होगा। हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है, क्यों? हिंदू मुसलमान इस्लाम काबुल कर रहे हैं। ईस्टर बॉम्बिंग षड्यंत्र के वंचित मुख्य आरोपी एक परिवर्तित मुस्लिम हिंदू महिला है। वह हिंदू महिला के इस्लाम में परिवर्तित हो गया। वो आज क्या हो रहा है वहां पे? पूर्वी भारत जिसमें तमिल शामिल में बड़ी मुसलमान आबादी है, इसलिए छोटो क्षेत्र को पूर्व प्रांत मतलब किर्गिस्तान के रूप में जाना जाता है। पृष्ठभूमि में पाकिस्तान और सऊदी अरब है। लगता है भारतीय खुफिया तंत्र आंख के मुद्दे बैठा है। हाल है ये कि चीना को एक जासूसी जहाज श्रीलंका पहुंचा था। क्या भारत इसको रोक नहीं कर सकते? इसमें भी चीन का साजिश है। चीन की योजना के मुताबिक अम्बनतोट्टा बंदरगाह बनाने के लिए सबसे पहला श्रीलंका ने भारत को संपर्क किया था। जब भारत की परियोजना में निवेश करने के लिए इनकार कर दिया कि क्योंकि वह व्यावसायिक रूप से व्यवहार नहीं था, जो चीन ने उसको निवेश किया है। चीन ने दिल्ली में अपने लोगों के साथ लॉबिंग की, भारत का निवेश नहीं करना चाहिए। नतीजा यह है कि आज भारतीय समुद्र रक्षा पर करोड़ों रुपयों खर्चा करना पड़ता है। इसके बाद इस शहर में भीतर कोलंबो के पास विकसित होने वाले चीन की बंदरगाह शहर परियोजना है। इसके अलावा तमिल ईलम विदेशी शक्तियों के लिए इंडो महासागर का खेल का मैदान बनाने को रोकने के लिए आवश्यक है। मंच पर इस बात पर चर्चा होगी। तमिल ईलम पढ़ने के बाद इसी तरफ का समझौता किया जाएगा, क्योंकि भूटान ने भारत के साथ सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सून छोड़ने और पूंछ पकड़ने के भारत का जैसा देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। उदाहरण क्या है? श्रीलंका मामला में भारत की कूटनीतिक विफलता। इन दोनों को चीन को श्रीलंका को द्वीप में लाने में नाटक किया है। अम्बनतोट्टा पोर्ट और पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट। अगली है राजनीतिक विफलता। हर कोई श्रीलंका भागे।
दिवालिया लौकी राष्ट्र भारत को भागने देगा, जिसके पास दुनिया के 7वीं सबसे बड़ी सेना है। भारत श्रीलंका को द्वीप को छोड़कर तमिलीलम बनाएगा, वहां लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। सशस्त्र संगठनों का विलुप्त है, लोकतांत्रिक संगठनों उभर रहा है। 1947 के बाद ही श्रीलंका एक देश बना, इसके पहले वो एक द्वीप था जिस पर तमिल और सिंगल वाले दोनों दो राजाओं का शासन था। सिंहवालन अच्छी तरह जानता है कि भारत इसे फिर से बनाएगा। आज वो चीनियों को लाकर श्रीलंका में मिला दिया है ताकि उस दिन भारत के लिए एक कील मार सके। चीन आ गया है और अब तमिलीलम को अलग होना ही चाहिए। ऐसा किए बिना भारत अभी अपना नाकों का चारा और अपना सिर रखता है। वर्ष 2009 में आज का दिन श्रीलंका में तमिलों के लिए अलग ग्रह भूमि तमिलीलम के लिए युद्ध समाप्त हुआ था। पिछले युद्ध में 1,25,000 बहुसंख्यक हिंदू तमिलों ने अपने जीवन को बलिदान दिया है। ईलम तमिलों के लिए एक सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया है। पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन, भारत के दुश्मनों ने उस नरसंहार को समर्थन किया है। श्रीलंका में किसी की मानव अधिकार की बात नहीं की। 2009 के बाद चीन में हम्बनतोटा में एक बंदरगाह बनाने के लिए श्रीलंका सरकार को साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है और श्रीलंका की सरकार ने चीन को 99 साल की लीज में दे दी। इसका मतलब क्या है? भारत को हिंदू महासागर में सुरक्षा खतरे के सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत का दुश्मन 18 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण भारत में करीब बैठा है। साथ ही अगर उन्हें भारत आना है तो उन्हें मुख्य भूमि चीन से 1500 किलोमीटर दूर करके आना होगा। हमारा दुश्मन भारत के दो कमजोर नाजुक राज्यों में एकदम करीब बैठा है, एक है तमिलनाडु और दूसरी है केरला। उसकी सत्ता पार्टी 1967 में द्रविड़ राज्य के एजेंडे के साथ सत्ता में आई थी। फिर अभी राजनेता जनकर सरकारी नौकरों तक उसी मानसिकता के साथ काम कर रहा है। यहाँ तक ही तमिलनाडु के इतिहास की किताबों में ही कक्षा 5 के छात्रों को द्राविड़ राजनीति का पोषण कर रही है। इस तरह की शिक्षा प्रणाली ने तमिलों की मानसिकता को, देशभक्ति की भावना को कभी मदद नहीं की। एक अन्य राज्य है केरल है, जहां उस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक। हम वो सच्चाई को पहचाना होगा। चीन को नीति भारत को तोड़ना है, करने की मौका के तलाश में है, चाहे वह उत्तर चाहे या दक्षिण। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां की टूटना शुरू कर सकेगा। चीन के लिए केरल इकलौता राज्य है जिसने सबसे ज्यादा संख्या में जिहादियों को ISIS ने भेजा है। चीन केरल से मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। वर्ष 2030 में केरल मुसलमानों के सबसे अधिक आबादी बन जाएगा और अलग राज्य शुरू हो जाएगा। बता नहीं रहा हूं, ये केरल मैं नहीं बता रहा हूं, ये केरल का मुख्यमंत्री अच्युतानंदन ने दिल्ली में बताया। उनकी टिप्पणी के आधार पर NIA ने जांच शुरू की और केरल पर रिपोर्ट पेश की। इस तरफ की खतरनाक स्थिति भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। मैं सभी चिंतित अधिकारियों को आश्वासन देता हूं, हिंदू महासागर में हमारा दुश्मनों को आंदोलन को प्रभाव को नियंत्रित करने और रोकने के लिए तमिलीलम की एकमात्र समाधान है। यह हमारा राष्ट्र सुरक्षा के लिए बफर जोन है। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। हरिहरन सर, धन्यवाद। हरिहरन सर का इतना जोशपूर्ण और सत्यता से भरा हुआ भाषण आप लोगों ने सुना। ये आज जो परिस्थिति है उसके बारे में उन्होंने इतना रिसर्च किया है, इतनी सारी जानकारी प्राप्त की है और ये सारी जानकारी के आधार पर उन्होंने ये सब कहा है। तो अभी वक्त है कि हम लोग अपनी आंखें खोलें, अपने कान खुले रखें, अपने आजू बाजू में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मेरी नौकरी, मेरा परिवार, माझं कुटुंब, माझी जबाबदारी, ये इससे ऊपर उठकर हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारे सारे लोग, इनके कल्याण के लिए, इनके भले के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना होगा। धन्यवाद। अभी हम लोग अपने कार्यक्रम के समारोह की ओर आए हुए हैं। मैं फिर से एक बार सबसे विनती करूंगा कि थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए। आज ही के दिन 18 मई के दिन श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ था
उसमें अपने बहुत सारे लोगों का बलिदान है। उन सारे बलिदानियों के लिए हमें 2 मिनट का मौन धारण करना है और उन्हें श्रद्धांजलि देनी है। तो मैं सबसे विनती करूंगा, कोई भी बात नहीं करेगा और 2 मिनट के लिए मौन रहकर हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। धन्यवाद। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। सारे मान्यवरों का फिर से एक बार आभार प्रदर्शन करके और आप सभी का धन्यवाद देकर मैं इस कार्यक्रम के समारोह की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। हमारे मित्र हैं राहुल रमेश, वो सबके लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि आप स्टेज पे आए। Good evening, ladies and gentlemen. It's an absolute honor to be a part of this conference, and I really feel proud to be here at this very moment. Today, as we come to the close of this remarkable event, I would like to take a moment to express my heartfelt appreciation on behalf of Small Drops and Hindu Yuva Prerana to each of our distinguished guests whose presence has made this occasion truly memorable. First and foremost, a heartfelt thanks goes to Balanandini Balasubramaniam ma'am, who has been a driving force behind Small Drops and a really important part for successful of this event. Added, Hariharan Nair, National President of Hindu Yuva Prerana, he has been a driving force for all of us to do this remarkable event. And many of our international guests have come from Sri Lanka to tell us about what has happened in Elam during the Elam War. Tulasi Anna, Chandralingam Ganeshlingham, he has given a true representation of what has happened long back, so not so long back. Anyway, it was in 2009 actually. So all these events has been a part of our history, which has been truly hidden from us so that we won't be aware about it. And I have been working with Small Drops for almost a year now. And when I look back, I guess it has been one of the most incredible decisions that I have taken in my life. Working with Nilaji has been an experience of deep learning into the history of India and Sri Lanka through facts and evidences. An essential process of pulling one out of the darkness of twisted facts and vague historical descriptions to the broad daylight of understanding our culture and heritage right from its core. As an Indian, it was quite unnerving to learn about the imminent threats that India might face due to the Chinese influence in Sri Lanka and the active developments of terror groups in the eastern province of Sri Lanka. International conspiracies working against India to stop India from being a global superpower is being deliberately unleashed upon Elam Tamils as an attack against India. Hence, all the atrocities that has been unleashed on Elam people are actually a part of the international fights that's being working against India for a longer time. The more and more India has a supremacy over Indian Ocean, India will become a superpower. That's what the international conspiracy is working against. All that China cares about is its trade route via Hambantota. Hence, as Indians, we must be working to spread awareness about all these conspiracy projects that has been working against India.
It is with great pleasure and gratitude I'm standing here so that I can talk about India and the importance of the formation of Elam Tamils for Tamil Elam, so that India will not be facing any more national security threats in the near future. And on behalf of Small Drops and Hindu Yuva Prerana, I would like to extend my thanks to our lovable Prime Minister Narendra Modi ji, our PJP supporters, as well as all the people here, our media partners, as well as all the diplomats who have been working with us for the intelligence purpose, as well as for India's national security. Thank you all. Jai Hind. हेलो, अभी इस कार्यक्रम की पूर्णतः समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं और आप सबके धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।